इस क्लास में हम लोग स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सीखेंगे और एंथैल्पी रिलेटेड कुछ चीज़ें और सीखेंगे। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक कोई पर्टिकुलर रिएक्शन है, जैसे मान लो ये आपके पास रिएक्शन है N2 गैसियस प्लस 3H2 गैसियस और ये बन रहा है 2NH3। मान लो ये आपके पास एक इक्वेशन है और आपको बोला जा रहा है कि आप इसका एंथैल्पी चेंज निकालिए, इसका डेल्टा H बताना है आपको। तो इसका डेल्टा H देखो हम लोग कैसे निकालेंगे। इसका डेल्टा H निकालने के लिए हम लोगों को जो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी वो फॉर्मेशन के टर्म में करनी पड़ेगी। मतलब क्या, हम लोग को लिखना पड़ेगा 2 डेल्टा H नॉट F NH3। इसका मतलब है बेसिकली हम लोग क्या करने जा रहे हैं पता है, हम लोग देखो ये करने जा रहे हैं H नॉट F प्रोडक्ट माइनस डेल्टा H नॉट F रिएक्टेंट। हम लोग प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी करने वाले हैं। मतलब जो इनकी एनर्जी है माइनस इनकी एनर्जी। नॉट का मतलब क्या, इसका मतलब स्टैंडर्ड एंथैल्पी, F का मतलब फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। हम लोग प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करने जा रहे हैं, ठीक है। जो फॉर्मेशन का डेटा होता है वो पर मोल होता है, जो भी तुम्हें वैल्यू दी रहेगी वो पर मोल दी जाएगी, वो एक मोल के फॉर्मेशन की वैल्यू है, ठीक है। तो देखो मान लो इस इक्वेशन के लिए डेल्टा H निकालना है, तो इसके लिए देखो मैं डेल्टा H कैसे लिखने जा रहा हूँ, देखना 2 डेल्टा H नॉट F NH3, ठीक है। ये हम लोगों ने किसकी लिख ली, प्रोडक्ट की लिख ली, माइनस डेल्टा H नॉट F N2 प्लस 3 डेल्टा H नॉट F H2। क्या किया बताओ आप लोगों ने, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट किया, ठीक है। पर मोल डेटा आपको पता रहेगा, NH3 का डेटा पर मोल दिया रहेगा कि एक मोल का डेटा 20 जूल है, तो 2 मोल का कितना होगा, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा बताओ, 2 इंटू 20 40 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। अब फॉर्मेशन कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे बोला जा रहा है कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है क्या, ठीक है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है कि किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड का 1 मोल बनने के लिए, 1 मोल बनाने के लिए जो एंथैल्पी में चेंज आएगा उसे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं। कंडीशन क्या है कि जो हम 1 मोल मॉलिक्यूल या कंपाउंड बना रहे हैं वो उनके एलिमेंट से ही बनना चाहिए। एलिमेंट का मतलब वो स्पीसीज जो नेचुरली एग्जिस्ट करती हैं। जैसे मैं समझाता हूँ, मान लो हम लोगों को NH3 का फॉर्मेशन, NH3 के फॉर्मेशन की इक्वेशन लिखनी है, ठीक है ना। तो देखो NH3 के फॉर्मेशन की इक्वेशन में कैसे लिख सकता हूँ, NH3 अपने को बनाना है, NH3 एक ही मोल बनाना है। तो देखो NH3 का एलिमेंट क्या है, नाइट्रोजन। अच्छा नाइट्रोजन कितना है बताओ, एक नाइट्रोजन चाहिए, तो मतलब हाफ N2 गैसियस प्लस बताओ कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन चाहिए अपने को। तो हाइड्रोजन की नेचुरल स्टेट क्या बताओ, 3/2 हाइड्रोजन, ये क्या बन गया NH3। तो देखो ये फॉर्मेशन की इक्वेशन है। नाइट्रोजन देखो एलिमेंटल स्टेट में है, हाइड्रोजन है, NH देखो ये एक ही मोल बना, ठीक है ना, ठीक। अगर मान लो हम लोगों को CO2 बनाना है, तो देखो CO2 में कार्बन की जो हम स्टैंडर्ड स्टेट लेते हैं वो ग्रेफाइट लेते हैं, डायमंड नहीं लेते हैं, हमको ग्रेफाइट लेना है। तो C ग्रेफाइट प्लस O2 गैस। ये मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि कार्बन की स्टैंडर्ड स्टेट, एलिमेंटल स्टेट आपको ग्रेफाइट लेना है, ग्रेफाइट लेके ही बनाएंगे, ठीक है। C ग्रेफाइट प्लस O2, तो देखो ये CO2 गैसियस हो गया। देखो एक ही मोल बन रहा है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इक्वेशन का मतलब एक मोल बनाना है, उनके एलिमेंट से बनाना है, ठीक है ना। अच्छा देखो और मैं बना के दिखाता हूँ तुम्हें। मान लो किसी ने HBr बनाने के लिए बोला, तो देखो HBr तुम ऐसे नहीं बनाओगे, H2Br2 2HBr, ये फॉर्मेशन की इक्वेशन नहीं है, ये HBr की फॉर्मेशन की सही इक्वेशन नहीं है। इसका डेल्टा H निकाल सकते हैं, अगर इसका कोई डेल्टा H निकालने को बोले तो ठीक है डेल्टा H निकाल लेंगे हम लोग। कैसे निकाल लेंगे, ऐसे 2 डेल्टा H नॉट F HBr माइनस
डेल्टा एच नॉट एफ H2 प्लस डेल्टा एच नॉट एफ Br2। ऐसे हम लोग ऐसे लिख तो लिया हम लोगों ने, डेल्टा एच निकल गया, लेकिन ये फॉर्मेशन की इक्वेशन नहीं है। ये तुम्हें इसका डेल्टा एच कोई पूछेगा, ये डेटा दिया रहेगा तो सॉल्व करके निकाल लोगे। अगर तुमसे एक क्वेश्चन पूछा कि HBr का फॉर्मेशन का इक्वेशन लिखो, तो देखो HBr की फॉर्मेशन की इक्वेशन की कंडीशन क्या है, 1 मोल बनाना है, उनकी स्टैंडर्ड स्टेट से बनाना है। तो 1 मोल बनाने के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, हाफ H2 लिया प्लस हाफ Br2 का ध्यान में रखना है स्टैंडर्ड स्टेट लिक्विड होता है, इसलिए मैंने बताया कि Br2 का स्टैंडर्ड लिक्विड होता है। और ये क्या बन गया बताओ, HBr बन गया। ठीक है, कितना मोल बनाना है, देखो यहाँ पे कितना बना है, 1 मोल बना। ठीक है, उनके एलिमेंट से बनाना है। ठीक है, यहाँ पे उनका एलिमेंट है, उनके एलिमेंट से तुम्हें बना देना। ठीक है, अच्छा मान लो हम लोगों को ग्लूकोज बनाना है, तो ग्लूकोज कैसे बन जाएगा बताओ, 6C ग्रेफाइट, 6C ग्रेफाइट, और बताओ 6H2 गैसियस प्लस 3O2 गैसियस। तो देखो एक ही मोल बनाना। खास बात इसमें क्या होनी चाहिए कि जो आपका बन रहा है ना, 1 मोल ही बनना चाहिए, उनके एलिमेंट्स हो जाता। अगर मैं यहाँ डायमंड ले लेता तो ये गलत हो जाता, डायमंड नहीं ले सकते आप। ठीक है ना, तो डायमंड लिया तो ये फॉर्मेशन की इक्वेशन नहीं हुई। जैसे अब H2O बनाना है तुम्हें, H2O बनाना है तो कैसे बनाओगे बताओ, H प्लस OH माइनस नहीं कर दोगे, H2O कैसे बनाओगे, H2 गैसियस प्लस हाफ O2 गैसियस, तो ये बन गया H2O लिक्विड। ठीक है ना, तो क्या सीखा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैसे निकालेंगे, 1 मोल ही बनाएंगे, और किससे बनाएंगे, उनके एलिमेंट से बनाएंगे। इन जनरल हम लोग स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट 0 लेते हैं। जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एलिमेंट का वो हम लोग 0 लेते हैं। जैसे देखो अगर इस कैलकुलेशन में देखें तो इन जनरल हम लोग H2 और Br2 को 0 ले लेंगे। ठीक है, तो H2 Br2 को 0 ले लेंगे तो देखो बेनिफिट क्या होगा, डेल्टा एच सीधे 2 डेल्टा एच नॉट एफ HBr के बराबर होगा। इसकी वैल्यू दी थी, सॉल्व कर लेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में देखो अगर हम लोग एलिमेंट का 0 ले रहे हैं तो डेल्टा एच नॉट एफ H2 0 हो जाएगा, और डेल्टा एच नॉट एफ O2 भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये लो एलिमेंट है। तो डेल्टा एच किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा एच बराबर हो जाएगा डेल्टा एच नॉट एफ H2। ठीक है ना, समझ में आया। तो हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 लेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट सीखने जा रहे हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्जन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्जन क्या है, 1 मोल कंपाउंड को जब हम लोग ऑक्सीजन के साथ बर्न करवाते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं, तो जो 1 मोल की बर्निंग से जो एनर्जी रिलीज होती है उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्जन। जैसे किसी ने बोला कि ब्यूटेन का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्जन बताइए, कोई बोल रहा है कि ब्यूटेन का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्जन बताइए, है ना, हम लोग कंबस्जन की बात कर रहे हैं। ब्यूटेन की बात करें स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्जन की, तो देखो पहले ब्यूटेन का कंबस्जन का इक्वेशन लिखो, तो ये क्या हो जाएगा, 4 कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा 4CO2 गैसियस 5H2O लिक्विड और प्लस 30/2O2। अब इसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्जन पूछा जा रहा है। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्जन बोलने का मतलब 1 मोल कंपाउंड को ऑक्सीजन के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करवाइए, बर्न करवाइए, है ना, जो एनर्जी रिलीज होगी वो उसकी क्या होगी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्जन। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि ये 1 मोल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी डेल्टा एच निकाल लेगा वो किसका निकलने वाला है, 1 मोल का। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्जन मतलब 1 मोल का कंबस्जन दिया हुआ आपको। ठीक है, तो अब मैं इसको लिखता हूँ, मान लो इसका डेल्टा H0C अपने को निकालना है, तो रूल वही जो आपने सीखा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट का डेटा दिया रहेगा और रिएक्टेंट का डेटा क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको। तो देखो क्या होगा, ऐसे लिख सकते हो क्या, 4 डेल्टा H0F CO2 प्लस 5 डेल्टा H0F H2O। ठीक है, ये प्रोडक्ट हो गया, माइनस अभी आपने सीखा कि O2 का 0 ले लोगे।
अगर O2 का जीरो नहीं दिया, डेटा दिया हुआ तो पुट कर दोगे, ठीक है, और नहीं दिया तो उसे जीरो ले लोगे, माइनस डेल्टा H0F C4H10, ठीक है, ऐसे सॉल्व करेंगे। फॉर्मेशन का डेटा दिए तो रख देंगे, फॉर्मेशन की डेटा की जगह कंबस्जन का डेटा दिया हुआ है ना, तो कंबस्जन का डेटा पुट कर देंगे। लेकिन ये नहीं करेंगे कि फॉर्मेशन का डेटा और कंबस्जन के डेटा दोनों को मिक्स नहीं करेंगे। या तो इस इक्वेशन में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट में पूरा का पूरा डेटा फॉर्मेशन का डालना, या प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट में पूरा का पूरा डेटा कंबस्जन का डालना। ये नहीं करना कि आधा डेटा फॉर्मेशन का डालो, आधा डेटा कंबस्जन का डालो, ठीक है। तो देखो ये मैंने कर दिया। किसी का भी कंबस्जन पूछो, मान लो दूसरा कंबस्जन मैंने तुम्हें दे दिया, मान लो किसी ने CO का कंबस्जन दे दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो देखो मैं लिख रहा हूँ कार्बन मोनोऑक्साइड का कंबस्जन का मतलब, पहले ये उसकी इक्वेशन लिखो, ये लिख दी मैंने, तो फिर वही डेल्टा H निकालना है कंबस्जन का स्टैंडर्ड। तो क्या करने वाले हैं बोलो, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा H0F CO2 माइनस, ये तो जीरो लेने जा रहे हैं, डेल्टा H0F CO, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग कंबस्जन निकाल लिया करेंगे, ठीक है। आगे हम लोग सीखने जा रहे हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या है बताते हैं। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन सिंपल सा है ना। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या है, अगर हमारा 1 मोल स्ट्रॉन्ग बेस 1 मोल स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट करता है और कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाता है। 1 मोल का मतलब देखो ऐसे समझना है अपने को, यहाँ पे एक OH और एक H, अगर 1 मोल NaOH मतलब एक पूरा OH और एक पूरा H अगर कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो जो एनर्जी रिलीज होती है डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन, वो होती है -13.7 किलो कैलोरी पर मोल। ये इन्फॉर्मेशन आपको हम लोग दे रहे हैं, ठीक है, बता रहे हैं कि किलो कैलोरी पर मोल आपकी एनर्जी रिलीज होगी जब एक OH, देखो मैं 1 मोल की बात, 1 मोल बेस या 1 मोल एसिड की कंप्लीटली बात नहीं कर रहा, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक OH मतलब 1 मोल OH और 1 मोल H प्लस जब कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो कितनी होती है, 13.7 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हें मैंने ये दिया H2SO4 प्लस 2NaOH, तो अभी तो देखो इसका 1 ही मोल है, लेकिन इसके 1 मोल में देखो क्या है, इसके अगर इसका 1 ही मोल लें तो इसके 1 मोल में 2H है, 2H है और यहाँ पे 2OH है, 2H और 2OH पूरा न्यूट्रलाइज हो रहा है। तो अभी जो एनर्जी रिलीज होगी वो बताओ क्या होगी, 2NaCl प्लस 2H2। तो जो अभी एनर्जी रिलीज होगी वो कितनी होगी, -13.7 इंटू 2। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस 1 मोल स्ट्रॉन्ग बेस 1 मोल स्ट्रॉन्ग एसिड से कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो होती है -13.7 किलो कैलोरी पर मोल। यहाँ तक सीखा ना। अब जैसे यहाँ 1 मोल का मतलब हम लोग का क्या होता है, 1 मोल H प्लस या 1 मोल OH माइनस। जैसा अब इसके 1 मोल में 2 मोल H प्लस था, तो 2 मोल H प्लस और 2 मोल OH माइनस कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो गया, तो देखो इतनी एनर्जी रिलीज हुई। यहाँ तक समझ आया। अभी करते क्या है, मान लो कोई एक वीक हो गया हमारे पास CH3COH हो गया प्लस NaOH हो गया, तो ये तो वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। अब ये पूरे के पूरे न्यूट्रलाइज नहीं होंगे, तो अभी जो एनर्जी -13.7 रिलीज होती तो वो 13.7 नहीं रिलीज होगी, मान लो वो रिलीज हुई -10 किलो कैलोरी पर मोल। इतनी एनर्जी रिलीज हो गई, होनी चाहिए थी 13.7, लेकिन तुम्हें डेटा दिया रहेगा कि इतनी एनर्जी रिलीज हुई। तुमसे पूछा जाएगा कि CH3COH की डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन में कितनी एनर्जी खर्च हुई, ऐसे हम तुमसे पूछेंगे कि डेल्टा H आयोनाइजेशन
ऑफ CH3COH कितना होगा? तो कितना होगा देखो, पूरा मैक्सिमम 13.7 रिलीज होनी चाहिए थी, लेकिन रिलीज कितनी हुई तुम्हारी? 10 रिलीज हुई। मतलब कितनी एनर्जी कम हुई? 3 किलो कैलोरी। वो 3 किलो कैलोरी कहाँ खर्च हो गई? इसको कंप्लीटली आयनाइज करने में, क्योंकि ये तो स्ट्रॉन्ग है, ये पूरा अपने आप आयनाइज हो गया, लेकिन ये अपने आप पूरा आयनाइज नहीं हो पाया, है ना। तो जो रिमेनिंग 3 किलो कैलोरी थी वो कहाँ खर्च हो गई? इसको आयनाइज करने में। तो डेल्टा एच आयनाइजेशन ऑफ CH3COH कितना हो जाएगा बताओ? 3 किलो कैलोरी। ठीक है। अब जैसे देखो, बताओ जल्दी से, मतलब सेम क्वेश्चन था और यहाँ पे मान लो हम लोगों ने 7 कर दिया, तो वही चीज़ है, कितनी रिलीज होनी चाहिए थी? 13.7। 7 आई तो इनको डिसोसिएट आयनाइज करने में कितनी होगी? 6 किलो कैलोरी। ठीक है, यहाँ तक सीखा हम लोगों ने। आगे की क्लास में हम लोग बॉन्ड एनर्जी और एंथैल्पी में रिलेशन देखेंगे।